हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम देखेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर का हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। और इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे। ये एग्ज़ाम हुआ था फरवरी 2023 में, तब का ये क्वेश्चन पेपर है। तो जो बच्चे इस बार बीए में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या बीए में एडमिशन लेना है, उनको हिस्ट्री भी पढ़नी है, तो वो इस क्वेश्चन पेपर को ज़रूर देख लीजिए। और इस क्वेश्चन पेपर का पेपर कोड है A050101T। और ये एंसेंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया टिल 1206 है ना। तो 1206 तक का इसमें इतिहास पूछा गया था। एक बार क्वेश्चन पेपर को देखने से पहले आप लोग उसमें क्या क्या कंडीशन है ये ज़रूर देख लेना। जैसे इसमें लिखा है, प्रश्न पत्र में 3 खंड अ, ब व स है, सभी खंड अनिवार्य है। खंड आ में प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। खंड बा में 6 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में देना है, जो 7 अंकों का है। खंड सा में 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 250 शब्दों में देना है। यही बात इंग्लिश में भी लिखी है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही मैं आपको बताऊंगा, इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर अच्छा रिस्पांस मिलेगा इस वीडियो पर तो मैं अगला क्वेश्चन पेपर की वीडियो तभी बनाऊंगा, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि रिस्पांस अच्छा नहीं मिलता है। ठीक है, 1-2 लोग वीडियो को देखें और 1-2 लोगों के पास तक ये वीडियो जाए तो उससे क्या फ़ायदा। जब मैं क्वेश्चन पेपर इतनी मेहनत से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करिए। चलिए, टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। सबसे पहले सेक्शन ए, इसमें निम्न सभी प्रश्न अनिवार्य है। तो सबसे पहले पूछा था, विच स्क्रिप्चर वाज अर्लियर नोन एज जय संहिता, यानी कौन सा ग्रंथ है जो पूर्व में जय संहिता नाम से जाना जाता था। ऑप्शन से रामायण, भगवत गीता, महाभारत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप सब लोगों को पता है। अगर मैं किसी का आंसर नहीं भी बताऊंगा तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देंगे। वैसे इसका सही आंसर था महाभारत। सेकंड था, द स्क्रिप्चर अंगुतर निकाय इज एसोसिएटेड विद, यानी कि अंगुतर निकाय ग्रंथ संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन में था बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म से या आजीविक संप्रदाय से। तो इसका सही आंसर भी आप सब लोग जानते हैं, बौद्ध धर्म। थर्ड क्वेश्चन था, केव्स ऑफ भीमबेटका आर सिचुएटेड एट, मतलब भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है ये पूछा था। ऑप्शन में था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो इसका सही आंसर था मध्य प्रदेश। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन था, हु वाज द फाउंडर ऑफ शुंग वंश, यानी शुंग डायनेस्टी, यानी कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका ऑप्शन दिए थे पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र शुंग, वज्रमित्र शुंग, देवमित्र शुंग। तो सही आंसर इसका पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट है, फाहियान विजिट इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, मतलब निम्न में से या निम्न किसके शासनकाल में फाहियान भारत आया था। ऑप्शन में था अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये बहुविकल्पीय 5 प्रश्न 3-3 नंबर के कंप्लीट होते हैं। अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन बी, यानी खंड बा, जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थे। इसमें बताना था निम्न में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में देने थे। तो सबसे पहला इसमें था, राइट अ ब्रीफ नोट ऑफ राखीगढ़ी और धोलावीरा, यानी राखीगढ़ी या धोलावीरा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आपको ये क्वेश्चन आता होगा, फिर भी मैं थोड़ा बहुत ज़रूर आपको बता देता हूँ। आप अपने हिसाब से जो सिलेबस में है आपके उसको कर लीजिए।
तो दोस्तों राखी गढ़ी के बारे में आप लोग लिख सकते थे कि राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती तथा दृशद्वती नदियों के शुष्क क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान है। राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का भारतीय क्षेत्रों में धोलावीरा के बाद दूसरा विशालकाय ऐतिहासिक नगर है। इसकी प्रमुख नदी गग्गर है। राखी गढ़ी का उत्खनन व्यापक पैमाने पर 1997-1999 ईस्वी के दौरान अमरेंद्र नाथ द्वारा किया गया था। राखी गढ़ी से प्राक हड़प्पा एवं परिपक्व हड़प्पा युग इन दोनों कालों के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से मातृ देवी अंकित एक लघु मुद्रा प्राप्त हुई है। राखी गढ़ी से महत्वपूर्ण स्मारक एवं पुरावशेष प्राप्त हुए हैं, जिनमें दुर्ग प्राचीर, अन्नागार, स्तंभ युक्त वीथिका या मंडप जिसके पार्श्व में कोठरियाँ भी बनी हुई है, ऊंचे चबूतरे पर बनाई गई अग्नि वेदिकाएं आदि मुख्य हैं। 2014 में राखी गढ़ी सबसे बड़ा स्थान घोषित हुआ है। तो दोस्तों राखी गढ़ी के बारे में आप इतना लिख सकते थे, बाकी आपने जो पढ़ा है वो आपको तो याद होगा ही, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। आगे देख, यदि आप धोलावीरा के बारे में लिखना चाहते तो आप लिख सकते थे कि धोलावीरा भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले की भचाऊ तालुका में स्थित एक पुरातत्व स्थल है। इसका नाम यहाँ से 1 किमी दक्षिण में स्थित ग्राम पर पड़ा है, जो राधनपुर से 165 किमी दूर स्थित है। धोलावीरा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष और खंडहर मिले हैं और यह उस सभ्यता के सबसे बड़े ज्ञात नगरों में से एक था। इस पुरातत्व स्थल को धोलावीरा गांव के निवासी शंभुदान गढ़वी ने 1960 के दशक के प्रारंभ में खोजा था, जिन्होंने इस स्थान पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कई वर्षों तक प्रयास किए। भौगोलिक रूप से यह कच्छ के रण पर विस्तारित कच्छ मरुभूमि व अभयारण्य के भीतर खादिर बेटी द्वीप पर स्थित है। धोलावीरा 5000 साल पहले विश्व के सबसे व्यस्त महानगर में गिना जाता था। इस हड़प्पाकालीन शहर धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 2021 चीन में संपन्न यूनेस्को की ऑनलाइन बैठक में शामिल किया गया। यह भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है। 2022 तक कोई नई साइट नहीं खोजी गई है, यह नवीनतम है। तो दोस्तों आप इसके बारे में इतना लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सैंधव सभ्यता के पतन के कारणों का निरूपण कीजिए। तो दोस्तों आप जानते हैं कि सैंधव सभ्यता के जो पतन हुआ था उसका क्या कारण थे, क्या क्या कारण थे, देख लेते हैं। बाकी आपको पता ही है, जैसे उस क्षेत्र में वनोन्मूलन होने लगा था और जलवायु परिवर्तन होने लगी थी। आसपास की नदियों का सूखना ये भी एक कारण था। शासकों का नियंत्रण खोना ये भी एक शासक था। बाढ़ आई होगी ये भी एक शासक था। आर्यों का आक्रमण ये भी एक शासक था। और भूभाग का अति प्रयोग, तो ये सब इसके कारण में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में आप क्या जानते हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में बता दीजिए आप अपने शब्दों में। चलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्हें यूनानियों में सेंड्राकोटोस या सेंडोकोटस के नाम से भी जाना जाता है, मौर्य राजवंश के संस्थापक और पहले शासक थे और उन्होंने पहले अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने अपने गुरु और बाद के मंत्री चाणक्य व कौटिल्य की मदद से एक विशाल केंद्रीयकृत साम्राज्य की स्थापना की, जिसके कामकाज, संस्कृति, सेना और अर्थव्यवस्था का विवरण कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अच्छी तरह से संक्षिप्त है ना, संरक्षित है। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी। उन्होंने कौटिल्य की मदद से अंतिम नंद शासक को हराया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की।
बिंदुसार और अशोक के साथ चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य और प्राचीन भारत को भी गौरवान्वित किया। वे गंगा घाटी सहित पूरे उत्तर भारत को नियंत्रित करने में सक्षम थे। इस प्रकार राजनीतिक एकता प्राप्त हुई। पहले सरकार का एक गणतांत्रिक और कुलीन तंत्रीय स्वरूप था और मौर्य ने इसे राजशाही में से बदल दिया। उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित की, जिसे पटना के नाम से भी जाना जाता है, जो वर्तमान बिहार में है। तो आप उनके बारे में ये लिख सकते थे। दोस्तों, चौथा क्वेश्चन पूछा गया था, गुप्त शासकों के अधीन साहित्य के विकास पर प्रकाश डालिए। तो इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। देखिए, कला और साहित्य का स्वर्ण युग गुप्त काल माना जाता है। इस दौरान धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष साहित्य का एक बड़ा संग्रह संकलित किया गया। रामायण और महाभारत, दो प्रमुख महाकाव्य, अंततः चौथी शताब्दी में पूरे हुए। दोनों महाकाव्यों की कथाएं बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतिनिधित्व करती है। राम और कृष्ण दोनों को विष्णु का अवतार माना जाता था। पुराण एक प्रकार का साहित्य गुप्त काल के दौरान लिखा जाना शुरू हुआ था। तो गुप्त काल के बारे में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, आप अपने हिसाब से याद कर लीजिए। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया था शॉर्ट में, मिहिर भोज प्रतिहार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आप लोग मिहिर भोज के बारे में बता दीजिए। देखिए, मिहिर भोज अथवा प्रथम भोज गुर्जर प्रतिहार राजवंश के राजा थे, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से में लगभग 49 वर्षों तक शासन किया और इनकी राजधानी कन्नौज वर्तमान में उत्तर प्रदेश में थी। इनके राज्य का विस्तार नर्मदा के उत्तर में और हिमालय की तराई तक पूर्व में वर्तमान बंगाल की सीमा तक माना जाता है। भोज को प्रतिहार वंश का सबसे महान शासक माना जाता है और अरब आक्रमणों को रोकने में इनकी प्रमुख भूमिका रही। स्वयं एक अरब इतिहासकार के मुताबिक इनकी अश्व सेना उस समय की सर्वाधिक प्रबल सेना थी। इनके पूर्ववर्ती राजा इनके पिता रामभद्र थे। इनके काल के सिक्कों पर आदिवाराह की उपाधि मिलती है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि ये विष्णु के उपासक थे। इनके बाद इनके पुत्र प्रथम महेंद्रपाल राजा बने। दोस्तों, शॉर्ट क्वेश्चनों में छठा लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चारों आश्रमों का वर्णन कीजिए। तो आप चारों आश्रमों के बारे में बता दीजिए। चारों आश्रमों के बारे में आप बता सकते थे कि प्राचीन काल में व्यक्तिगत व्यवस्था के दो स्तंभ थे, पुरुषार्थ और आश्रम। सामाजिक प्रकृति, गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर वर्गीकरण चार वर्णों में हुआ था। व्यक्तिगत संस्कार के लिए उसके जीवन का विभाजन चार आश्रमों में किया गया था। ये चार आश्रम थे, नंबर 1 ब्रह्मचर्य, नंबर 2 गृहस्थ, नंबर 3 वानप्रस्थ और नंबर 4 संन्यास। तो आप इन आश्रमों के बारे में थोड़ा थोड़ा आराम से बता सकते थे, तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो जाता और पूरा आंसर के आपको नंबर पूरे मिलेंगे। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए। आपको मैंने क्वेश्चन बता दिया। अब हम सेक्शन सी देखेंगे। दोस्तों, सेक्शन सी में जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें निम्न में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देने थे 250 शब्दों में। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत के 16 महाजनपद तथा 10 गणराज्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो आप 16 महाजनपद और 10 गणराज्यों के बारे में आराम से याद कर लीजिए। चलिए मैं कुछ थोड़ा बहुत बता देता हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप भूमिका बनाएंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस काल को प्रायः आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। इसी काल में सिंधु सभ्यता के बाद भारत में नगरीकरण की दूसरी प्रक्रिया प्रारंभ हुई और इसी समय बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न
दार्शनिक विचारकों का विकास हुआ। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। जनपद शब्द का अर्थ है ऐसा भूखंड जहां जन अथवा लोग अपने पांव रखते हो, अर्थात बस गए हो। इस शब्द का प्रयोग संस्कृत एवं प्राकृत दोनों भाषाओं में मिलता है और इस प्रकार महाजनपद का अर्थ बड़ी राजनीतिक भौगोलिक इकाइयों के तौर पर लिया जा सकता है। तो भूमिका बनाने के बाद में आप 16 महाजनपदों के बारे में आराम से बता दीजिए। देखिए 16 महाजनपदों में पहला महाजनपद था अंग, जिसकी राजधानी थी चंपा और जिसका वर्तमान भौगोलिक स्थिति है वो भागलपुर मुंगेर के आसपास के क्षेत्र पूर्वी बिहार। नंबर 2 पर था मगध, राजगृह वैशाली या पाटलिपुत्र इसकी राजधानी है, जो वर्तमान में पटना गया मगध के आसपास का क्षेत्र और मध्य दक्षिणी बिहार है ना। और ये 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। कौन? मगध। इसके बाद में नंबर 3 पर काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी या आधुनिक बनारस उत्तर प्रदेश में है। चौथे नंबर पे वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी, यह आधुनिक इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। वज्जी नंबर 5 पर, जिसकी राजधानी वैशाली या विदेह मिथिला, जो दरभंगा मधुबनी के आसपास का क्षेत्र है बिहार में। नंबर 6 पर कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती और जो अयोध्या फैज़ाबाद के आसपास का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में। नंबर 7 पर अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन या महिष्मती और जो मालवा मध्य प्रदेश में है। नंबर 8 पर मल, जिसकी राजधानी थी कुशावती और जो वर्तमान में देवरिया उत्तर प्रदेश में है। नंबर 9 पर पंचाल, जिसकी राजधानी अहिच्छत्र या काम्पिल्य, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में है। नंबर 10 पर चेदी, जिसकी राजधानी थी शक्तिमती, जो वर्तमान बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के आसपास है। नंबर 11 पर था कुरु, जिसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, जो दिल्ली मेरठ एवं हरियाणा के आसपास का क्षेत्र है वर्तमान में। नंबर 12 पर मत्स्य, जिसकी राजधानी विराटनगर और जो वर्तमान में जयपुर राजस्थान में है। और 13वें नंबर पे था कंबोज, जिसकी राजधानी थी हाटक, जो वर्तमान में राजौरी हाजरा उत्तर प्रदेश। नंबर 14 पर था शूरसेन, जिसकी राजधानी थी मथुरा, जो आधुनिक मथुरा उत्तर प्रदेश में है। और नंबर 15 पर अश्मक, जिसकी राजधानी थी पोतन, जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी घाटी के आसपास का क्षेत्र है, जो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। और लास्ट 16वां महाजनपद था गंधार, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, जो पेशावर व रावलपिंडी के आसपास का क्षेत्र पाकिस्तान में है। तो दोस्तों आप ये आराम से, क्योंकि कितने क्वेश्चन 250 वर्ड में बताना था, तो आप आराम से 16 महाजनपद के बारे में भूमिका बनाकर बता सकते थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा था। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा था लोंग का षोडश संस्कारों पर प्रकाश डालिए। तो दोस्तों इसको आप आराम से बता सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो थोड़ी बहुत इसमें भूमिका बनाना भी ज़रूरी है। तो आप बता सकते थे कि महर्षि वेदव्यास के अनुसार मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक पवित्र 16 संस्कार संपन्न किए जाते हैं। वैदिक कर्मकांड के अनुसार निम्न 16 संस्कार होते हैं। नंबर 1 पर गर्भाधान संस्कार, इसके बारे में बता सकते हैं। उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए प्रथम संस्कार। नंबर 2 पुंसवन संस्कार, ये गर्भस्थ शिशु के बौद्धिक एवं मानसिक विकास हेतु गर्भाधान के पश्चात दूसरे या तीसरे महीने किया जाने वाला द्वितीय संस्कार। नंबर 3 सीमंतोन्नयन संस्कार, ये माता को प्रसन्नचित रखने के लिए ताकि गर्भस्थ शिशु सौभाग्य संपन्न हो पाए। गर्भाधान के पश्चात 7वें या 8वें माह में किया जाने वाला तृतीय संस्कार है। चौथा था, मैं इनके बारे में बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं केवल आपको संस्कार बता दे रहा हूं और इसके बारे में आप अपने से सर्च कर पढ़ लीजिए, अभी तो एग्ज़ाम में बहुत टाइम है। नंबर 4 पर था जात कर्म संस्कार। नंबर 5 पर नामकरण संस्कार। नंबर 6 पर निष्क्रमण संस्कार। नंबर 7 पर अन्न
प्राशन संस्कार। नंबर 8 चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार। नंबर 9 विधारंभ संस्कार। नंबर 10 कर्णवेद संस्कार। नंबर 11 यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार। नंबर 12 वेदारंभ संस्कार। नंबर 13 केशांत संस्कार। नंबर 14 समावर्तन संस्कार। नंबर 15 पाणिग्रह संस्कार और नंबर 16 अंत्येष्टि संस्कार। तो आप इनके बारे में आराम से बता सकते हैं। दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन पूछा था नंबर 3 हर्षवर्धन की सैन्य उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। तो इसमें सबसे पहले आप हर्षवर्धन के बारे में भूमिका बना सकते थे और उसमें बनाने के बाद में जो उनकी हर्षवर्धन की सैन्य उपलब्धियां थी वो बता सकते थे। जैसे शशांक पर विजय की थी उन्होंने, है ना, शशांक पर विजय प्राप्त की थी। नंबर 2 वल्लभी पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी और नंबर 3 पर कच्छ और सूरत पर भी विजय प्राप्त की थी। सिंध पर विजय प्राप्त की थी और कांगोद पर विजय प्राप्त की थी। पंजाब व मिथिला पर विजय प्राप्त की थी। विद्रोहियों का दमन किया था उन्होंने और इसके अलावा पर्वतीय प्रदेश पर भी विजय प्राप्त की थी। कामरूप पर विजय प्राप्त की थी और पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध किया था। तो ये सब आप लोग बता सकते हैं। आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को अच्छे से एक बार और देख लीजिए ताकि आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या उनके आंसर है, आप इसको अच्छे से जान जाए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर आपने अच्छा सपोर्ट किया इस वीडियो पे तो मैं अगले क्वेश्चन पेपर को भी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।